नमस्ते दोस्तों, आइए ये हमारा सेकंड वीडियो आ चुका है चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अभी हम लोग का जो कल का पहला क्लास था इस चैप्टर का, जहाँ पे तुम लोग के लिए मैंने न्यूमेरिकल कम लगाया था, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट क्लास ऑलवेज टेक्स टाइम टू इंट्रोड्यूस द चैप्टर को तुमको एक बेसिक लेवल बताने में समय लगता है। तो न्यूमेरिकल हम लोग कल कम लगाए, बट आज देखो मैंने न्यूमेरिकल बहुत सा लिख के रखा है, 2 3 4 5 न्यूमेरिकल। इफ़ पॉसिबल होगा 5 लगवाने के बाद अगर टाइम बचेगा तो रब करके और लगाया जाएगा। ये न्यूमेरिकल जितने बोर्ड पे देख रहे हो, अब जो बच्चे कल वाला क्लास अटेंड किए हो तो उनके लिए कंटिन्यूएशन चल रहा है, तो वो ईजिली कैच कर पाएंगे क्या चल रहा है क्लास में। इफ़ नॉट तो मुश्किल होगा, बिकॉज मैंने कल वाले क्लास को यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहा है, तो बिना और टाइम वेस्ट किए सीधे न्यूमेरिकल पे आते हैं। मैंने कल तुम्हें एक हिंट दिया था इस चैप्टर के एंड क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल लगवाते वक्त कि यहाँ के न्यूमेरिकल्स बहुत हद तक मैच करेंगे एडमिशन चैप्टर के न्यूमेरिकल से। कॉन्सेप्ट भी मैच करेगा, तुम्हारा काम है उस अप्रोच को समझना। कल हमने जो एक न्यूमेरिकल लगाया था, जहाँ तुमने सिर्फ इतना देखा था कि एक पार्टनर जब रिटायर्ड होता है, मतलब कि एक पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाता है। देखो रिटायर वर्ड यूज़ करते हो जब वो इंटेंसली छोड़ के जा रहा है, और जब डेथ होता है तो अनइंटेंसली गया है, किसी वजह से डेथ हो गया तो वो ऑन द स्पॉट फर्म को क्विट कर दिया। इंटेंसनली अनइंटेंसली हुआ इस चीज़, बट दोनों ही केस में पार्टनर जा तो रहा है फर्म से। अब सवाल क्या है, उसमें सिचुएशन होता है। जैसे अगर मान लो हम पहले केस की बात जब लोग कल कर रहे थे, उसमें क्या था, एक नॉर्मल पार्टनर रिटायर हो रहा है बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, वो अपना शेयर ओल्ड वालों को रिमेनिंग पार्टनर्स को किस तरह देकर जाएगा मेंशन नहीं होता है, तो वो एकदम सिंपलेस्ट था। जस्ट फॉर तुम लोग के रिवीजन के लिए मैंने जो क्वेश्चन 2 पिकअप किया है वो केस 1 पे ही है। केस 1 में खास क्या था सिर्फ कि वो रिटायर्ड पार्टनर जाएगा, ठीक है, अपने शेयर को किस तरह देकर जाएगा रिमेनिंग पार्टनर्स को वो मेंशन नहीं होता है। वहाँ जो मैं लिखा हुआ क्वेश्चन 2, 3 पार्टनर्स XYZ, उनका रेशो इस बार फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है। कल जो था वो एग्जैक्ट नंबर इन रेशो फॉर्म में था, बट यहाँ पे वो रेशो फॉर्म में तो है बट इन फ्रैक्शन में लिखा है। लॉजिक चाहो तो जो कल लगाए थे वहाँ फॉलो कर लो तो भी आंसर सेम आएगा, बट समझदारी क्या है, पहले उसको कन्वर्ट करो एक प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में इन डेफिनेट नंबर। जैसे 2/3, 1/4, 1/12, क्या हम इसको सॉल्व करके उसका बेस सेम बना करके एक सिंगल फिगर पा सकते हैं? देखो कुछ इस तरह से, अगर तीनों का बेस लेते हो कितना आएगा एलसीएम 12, ये डिवाइड किए 4 आएगा, 4 2 जा 8, यहाँ कितना आएगा 3 और वहाँ पे 1, तो हटाओ 12 कितना गई है 8, 3:1। ये हमारा रेशियो बना प्रॉपर वे में। अब जो हम लोग कल न्यूमेरिकल लगा रहे थे क्वेश्चन नंबर 1, उसमें तुम्हें क्वेश्चन उस फॉर्मेट में दिया था, मतलब कि ऐसे लिख के दिया था ना, और आज क्या था वही सवाल है, बस तुमको फ्रैक्शन में दे दिया है। तो अब ये सब जो लॉजिक है, बड़े क्वेश्चन लगाते वक्त बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये कहाँ से दे दिया। परेशान नहीं होना, उसको सिंप्लीफाई करके ऐसा बना लो। अब जो भी कहा है करो। जैसे अभी पता है हम लोग इस चैप्टर में शुरुआत किस लॉजिक से कर रहे हैं या क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन में बहुत सारे वैरायटीज जुड़ेगा, गुडविल ऑफ द फर्म भी आएगा, उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट लॉस भी आएगा, एसेट लायबिलिटीज का, रिजर्व सरप्लस भी आएगा, सब कुछ आएगा, बट हम लोग को अभी स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन ओनली 2 टर्म्स, पहला न्यू रेशियो एंड दूसरा, मैंने SR क्यों लिखा है, ये GR होगा, सॉरी ये गलती से लिखा गया, कहीं और भी लिखा है। देखो अभी तक हम लोग की मतलब खासकर मेरे माइंड, तुम्हारे माइंड क्या बोले हम, मेरे माइंड में अभी तक वो चल रहा है चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, जहाँ हम लोग SR पढ़ रहे थे बार बार ना, खैर कोई नहीं। तो तुम्हें फोकस करना है ओनली फिलहाल कैलकुलेशन ऑन NR और GR पे। और जब केस 1 वाला कंडीशन आए, वेयर अ रिटायरिंग पार्टनर नेवर डिस्क्लोज दैट हाउ ही विल प्रोवाइड हिज शेयर टू द रिमेनिंग पार्टनर्स, किस तरह वो देकर जाएगा बता नहीं रहा है, तो वो सबसे सिंपल होता है। NR GR निकालते वक्त बताओ क्या तरीका था। अगर इसमें X रिटायर हो रहा है, अब रिटायर का है डेथ का है, तो मैंने जानबूझ के डेथ लिखा हुआ है, तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा नहीं था, सिर्फ हिंट करने जा रहे हैं हम कि डेथ भी वर्ड जोड़ देगा रिटायरमेंट के बजाय, तो भी मतलब वही हुआ भाई, मतलब है पार्टनर जाने से ना, तो रिटायर्ड के थ्रू जाए या डेथ के थ्रू जाए डजेंट मैटर, आंसर सेम ही आता है। तो उसमें हिंट के लिए लिखे हम, हमारे क्वेश्चन में रिटायर्ड वर्ड लिखा था। अब यहाँ जा कौन रहा है X, तुम्हारा काम क्या है, एक्स को रिमूव करो, जस्ट बिकॉज केस 1 में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होता है, और रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग रह गया दैट इज 3:1।
ये हमारा क्या आ गया एनआर, और बिकॉज इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसी 3:1 में जो हमारा एनआर था, इसी एनआर को हम क्या कह देंगे अपना ऑन द स्पॉट। और गेनिंग रेशो मतलब क्या होता है कि जब नहीं बता रहा है कि वो रिटायर्ड पार्टनर का शेयर रिमेनिंग वाले कैसे अपने में एक्वायर करेंगे। अच्छा कभी लॉजिक सोचो, ऐसा क्यों हुआ होगा, क्यों हमने एनआर को ही जीआर कह दिया, कभी लॉजिकली सोचो। चलो एग्जांपल देते हैं, मान लो 3 पार्टनर्स थे, तीनों का रेशियो था इक्वल 1:1। एक पार्टनर चला गया, मान लो उसके हिस्से का 100 रुपया था फॉर्म के अंदर, वो बताया नहीं कि 100 रुपया कैसे रिमेनिंग पार्टनर्स देना था, वो चला गया। अब वो 100 रुपया फॉर्म के अंदर रखा हुआ है, रिमेनिंग पार्टनर्स को उस 100 रुपये को अपने में एक्वायर कर लेना है। अब कॉमन सेंस लगाओ, नॉर्मली ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, दोनों में से दोनों ही चाहते होंगे हमको अधिक मिल जाए, और इस चक्कर में क्या आपस में हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो उसका कॉमन जो सॉल्यूशन निकलना चाहिए क्या होना चाहिए कि भाई जो हमारा पहले से चला आ रहा था हमारा आपस में रेशियो दैट इज 1:1, मेरे मन में भले 100 पाने का भी ख्वाब क्यों ना हो, बट बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट ना होने पाए और वो रिटायर्ड पार्टनर बता के नहीं गया है कि कैसे बांटना है 100 रुपये को, तो इट्स बेटर जो हमारा रेशो चल रहा था 1:1 तो उस 100 रुपये को आपस में इक्वल ही बांट लेते 50-50 ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो यहाँ वही वाला है, अगर रिटायर्ड पार्टनर के बाद वाई का जेड का रेशो 3:1 है, 3:1 इंडिकेट क्या करता है कि वाई जो पाएगा वो जेड से 3 गुना अधिक पाएगा। ये का न्यू रेशो आ गया। 3:1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जितना जेड पाएगा उसका 3 टाइम्स कौन पाएगा, वाई। तो जब उस रिटायर्ड पार्टनर के शेयर को बांटने की जब बात आएगी तो वहां भी वो वाई साफ साफ कह देगा कि भाई मेरा जो ऑफिशियल प्रपोर्शन है तुम्हारे जेड के कंपेयर में वो 3 टाइम्स मोर है। तो जब वाई एक्स के शेयर को आपस में बांटने की जब बात आएगी रिटायर्ड पार्टनर के, तो उस एक्स के शेयर में हम 3 गुना लेंगे और तुम 1 ही गुना लो। और ये कोई इलॉजिकल बात नहीं है, वो अपने न्यू रेशियो के बिहाफ पे कह रहा है और उस जेड को इस बात को मानना पड़ेगा जस्ट बिकॉज वो एक्स बिना बताया गया है कि अपना शेयर कैसे देना है। तो ये एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल कंडीशन के तौर पे कहा जाता है। जब केस 1 में इंफॉर्मेशन मिसिंग होता है तो डायरेक्टली एनआर इक्वल टू जीआर होता है। याद रख लो, इतना तुम्हें लॉजिक याद करने की जरूरत नहीं है, बस हिंट कर रहे थे हम। ये सवाल 1 मार्क्स का था। अब आओ क्वेश्चन 3 पे। हम लोग कल 1 लगाए थे, क्वेश्चन 2 सिंपल मैंने पिकअप किया जस्ट फॉर रिवीजन ऑफ केस 1। अब क्वेश्चन 3 देखो, ये थोड़ा सा अच्छा है। इस बार वहां पे वो बता के जा रहा है, रिटायर्ड पार्टनर बता रहा है कि वो अपना शेयर किस तरह से देकर जाएगा अपने रिमेनिंग पार्टनर्स को। पढ़ो क्या लिखा है, 3 पार्टनर्स LMO रेशो 3:2। एम रिटायर हो रहा है या डेथ केस है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो इस बार ये बता के जा रहा है कि भाई मेरे शेयर को तुम दोनों लोग मतलब L और O आपस में इक्वली बांटना। अगर मान लो M का शेयर 100 रुपये तो वो तो फोर्सफुली कह के जा रहा है अब कि LO को इक्वल मतलब 50-50 ही देना है, आपस में बांटना है, ना ज़्यादा ना कम। तो यहाँ तुम्हें नंबर दिया 100 रुपया 100 मतलब, बट यहाँ पे फ्रैक्शन है ना। तो ऐसे केस में तुमको पहले पता लगाना पड़ेगा कि उस M रिटायर्ड पार्टनर के शेयर का इक्वल कितना प्रोपोर्शन आता है। चलो चेक करते हैं। यहाँ बताओ पहले, यहाँ पे L का शेयर है कितना, M का सॉरी 2/, तो तुमको इस 2/7 का देखना पड़ेगा कि इक्वल कितना आता है। इसी 2/7 की जगह पे 100 रुपये का होते हैं तो उसका तुम इक्वली फटास कर लेते हो, हाफ ऑफ करके 50-50 आता हो। बट वहाँ फ्रैक्शन लिखा है ना, तो तुमको चेक करना पड़ेगा कि उस M के शेयर का जो कि कौन एक्वायर करने वाला है, एक्वायर बाई L, M के शेयर का कितना हिस्सा L एक्वायर करेगा। तो कैसे पता लगाओगे, जितना M का शेयर है, M का जो रिटायर कर रहा है उसके शेयर का हाफ देना है किसको, M को, सॉरी L को 1/2। सिमिलरली उसी M के शेयर का कितना हिस्सा एक्वायर करेगा कौन, बाई O। M के शेयर का L ले रहा है, M के शेयर का O भी ले रहा है, बस क्या कंडीशन था, दोनों उसके शेयर का आधा आधा ले रहा है, हाफ हाफ। ऐसे ना हो रहा है, जितना शेयर M का था दैट इज 2/7, उसका हाफ हाफ दोनों ले रहे हैं। तो मैंने हाफ कर दिया सिंपल, भाई 100 का हाफ तभी 50 आया होगा, तो 100 में नंबर दिया था, यहाँ पे फ्रैक्शन लिखा है। इस फ्रैक्शन का हाफ कैसे करोगे, जो फ्रैक्शन है उसका 1/2 सॉल्व किए, हालांकि यहाँ 2 कट जा रहा है तो ये आएगा 1/7। यहाँ कितना आएगा कटने पे 1/7 आएगा। ये जो 1/7 आया, ये बेसिकली पता क्या है, ये वो गेनिंग अमाउंट है
वो गेनिंग अमाउंट है, लिख दे रहे हम, ये बेसिकली वो हमारा गेनिंग अमाउंट है, गेनिंग अमाउंट जो एल और ओ को मिल रहा है एम से, एम दे कर जा रहा है कि हाँ भाई मेरे से तुम आधा बांटोगे, मतलब इक्वली बांटोगे। तो अब ऑब्वियस सी बात है, बांटने के बाद तुमको निकालना क्या है, उन दोनों का न्यू रेशियो ना, जो पार्टनर्स रिमेनिंग रह गए, तो जो उनका पहले से शेयर रहा होगा एल का और ओ का, जस्ट बिकॉज एम चला गया, एम ने अपना इतना इतना शेयर दे के गया है ना, तो देने से क्या होगा, एल का और ओ का शेयर घटेगा बढ़ेगा, बढ़ेगा। अगर तुमको पता लगाना है उनका न्यू रेशियो, तो पहले उनका न्यू शेयर निकालो। तो जब न्यू शेयर निकालते हो किसका किसका, एल का और ओ का, जरा देखो कि कितना एल का पहले से था, 3/7, ये एल का पहले से था, उसे कितना मिल गया, एम से 1/7। सिमिलरली कितना ओ का पहले से था, और उसे कितना मिला है, कहाँ गया, एम से, दोनों को मिला है तो उनका तुम शेयर ऐड करने वाले हो, और जब ऐड करके सॉल्व करते हो कितना आएगा ये, बिकॉज बेस सेम ही है तो ऐड कर लो, ये कितना आएगा 4/7, इनका कितना आएगा, दैट इज 3/7। ये जो उनका सॉल्व किया भी, दिस इज कॉल्ड देयर न्यू शेयर, कि एम के जाने के बाद एम के शेयर को वो लोग आपस में जब एक्वायर कर लिए, एक्वायर मतलब ऐड करा लिए, तो उनका शेयर इतना इतना हो गया, ये शेयर आया न्यू वाला। तुमसे क्वेश्चन में कहा था न्यू रेशियो निकालो, न्यू शेयर नहीं, तो न्यू रेशियो निकालो, सिंपली इसी न्यू शेयर को लिखो न्यू रेशियो के फॉर्मेट में। कैसे, एल और ओ का निकालना है न्यू रेशियो, न्यू रेशियो, तो जो भी उनका न्यू शेयर था दैट इज 4/7 और 3/7, सॉल्व करो कितना आ गई है, बेस सेम ही था तो कितना आया 4:3, 4:3। ये ध्यान देना, सेक्रीफाइस यहाँ पे नहीं माइनस कर देना, ये मत कर देना, यहाँ पे गेन हो रहा है, रिमेनिंग पार्टनर्स रिटायर्ड पार्टनर के शेयर को ले रहे हैं, तो उनका जितना पहले से था वो तो रहेगा ही, उल्टा वो और पा रहे हैं रिटायर्ड पार्टनर का भी शेयर, जितना पा रहे होंगे, तो ऐड कर दिया मैंने। अब ये सॉल्व किए, तुम्हारा सिंपल तरीका था, लेकिन कंडीशन लगा दिया, तो जो तुम यहाँ पे सीधा क्रॉस करके फटाक से पा जा रहे थे ना, यहाँ थोड़ा सा समय लगा। अच्छा, एक लॉजिक फिर से आता है, यहाँ पे क्या हम डायरेक्टली GR निकाल सकते हैं, कैसे, जिस कंडीशन के साथ वो रिटायर्ड पार्टनर अपना शेयर देने का प्रॉमिस किया है कि इतने में ही आप लोग अपने में गेन करिएगा मेरे शेयर को, तो उसी को तुम तुरंत क्या बोल देना, अपना GR। यहाँ पे लिखा था ना कि वो अपने शेयर को इक्वली देना चाह रहा है रिमेनिंग पार्टनर्स को, तो जिस तरह देना चाह रहा है दैट इज एक्चुअली द GR। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या बोल देना, GR यहाँ पे क्या है, क्योंकि उसी प्रपोर्शन में वो लोग एक्वायर कर रहे थे। हालांकि इसको तुम निकाल सकते थे दो तरीके से, और वो क्या तरीका था, जो ये इनका था ना गेनिंग अमाउंट, कि कितना कितना वो गेन एक्चुअली कर रहे हैं रिटायर्ड पार्टनर के शेयर का, उस गेनिंग अमाउंट को भी जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 1/7 1/7, उसको भी लिख दो फ्रैक्शन फॉर्म में, 1/7:1/7, 7 कट गया, कितना बचेगा, सेम ही आएगा। या बहुत मन कर रहा है तो ये जो हम यहाँ पढ़ेंगे अभी क्वेश्चन 11 में, तुम्हारे पास NR मिल चुका है, OR दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो, दोनों माइनस करो फॉर्म लगा के, लेंथी प्रोसेस है बट वो भी तरीका है GR निकालने का, सेम ही आएगा आंसर, बट तुम्हें इस ट्रिक में डायरेक्ट करना होता है कि सिंस एक्वायरिंग का कंडीशन बताया है तो उसी को हम GR बोलेंगे, यहाँ पे नहीं बताया है तो NR को ही GR बोल देंगे। शॉर्टकट सब है, ये हेल्प करता है बड़े क्वेश्चन लगाते वक्त, टाइम बचाते हो वहाँ पे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन 4 देखो, क्या यहाँ पे कुछ अलग है क्वेश्चन 4 में, बिल्कुल अलग है। यहाँ पे एक्वायरिंग जो था वो इक्वल कह रहा था ना, यहाँ पे एक्वायरिंग इक्वल के बजाय कोई स्पेसिफिक रेशो कह दिया, तो जो भी कहेगा, जैसे यहाँ तुमने इक्वल को ऑन द स्पॉट GR कहा, ये हमारा क्या बन जाएगा GR। लिखा हुआ है कि भाई 3 पार्टनर्स ABC रेशो दिया है 4:3, B रिटायर्ड किया है और उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर्स आपस में एक्वायर कर रहे हैं 3:2 में। ये एक्वायर से मतलब क्या मतलब निकला बार बार, कि वो जो B था उसने अपने शेयर को उन दोनों में इस तरह से देकर जा रहा है, मतलब दे विल गेन द शेयर ऑफ B इन 3:2 रेशियो। तो जिस रेशियो में वो गेन करेंगे वही हमारा क्या बन जाएगा ऑन द स्पॉट GR। तो ये तो हो गया।
अब आता है एनआर कैसे निकालें। जो यहाँ प्रोसेस फॉलो की हो डिट्टो सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो कर दो। कैसे? पहले पता लगाओ कि इस बी ने कितना एक्वायर कराया। वैसे मैंने एक्वायर बाई एल क्यों लिखा है, ये वर्ड गलत है, यहाँ 2 लिखो, ये करेक्ट कर दो। एक्वायर टू एल मतलब एक तरह से एल ने इतना एक्वायर किया एम से, कुछ ऐसे लिख देना। यहाँ देखो बी ने कितना एक्वायर कराया टू ए, बी ने कितना एक्वायर कराया टू सी। तो चेक करो जितना बी का शेयर यहाँ पे है, कितना शेयर बताओ यहाँ पे 3 बाई कितना आएगा 9 आएगा। चेक कर लो बी का शेयर। अब वो सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो कर ही लो, कट रहा है क्या, कितना आएगा ये 1/3 ना, कितना बोल रहे हो। अब बी ने अपने शेयर का, ध्यान ना, बी ने अपने शेयर का कितना हिस्सा ए को दे रहा है, यहाँ रेशो लिखा था बी अपने शेयर का 3/5 ए को दे रहा है, वहां पे 1/2 दे रहा था ना, यहाँ कितना दे रहा है, तो मैं बी अपने शेयर का 3/5 ए को दे रहा है और बी अपने शेयर का 2/5 सी को दे रहा है, ये ना हो रहा है। वहां पे हाफ हाफ था क्योंकि इक्वली कहा था, तो मैंने 1/2 लिया। बट इस बार रेशियो अलग है और रेशियो कुछ भी कह सकता था, जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग लिख देना। यहाँ लिखा होता 4:1, तुम क्या करते हैं, बी अपने शेयर का 4/5 ए को दे रहा है, बी अपने शेयर का 1/5 बी को दे रहा है, सी को दे रहा है, तो ऐसे मैनिपुलेट कर लेना। सॉल्व करो कितना आएगा, 3/, ऐसे कट रहा है ना, ये कितना आएगा 1/5, ये कितना आएगा, कट नहीं रहा है 2/, ये जो तुमने सॉल्व किया ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आया गेनिंग अमाउंट कि ए और सी इतना इतना पा रहे हैं बी से। अब पाने के बाद उनका शेयर कितना हो गया अब पता लगाओ, क्योंकि देखो न्यू शेयर तुमको, सॉरी, जब जब तुम्हें न्यू रेशो निकालना होता है, फॉर दैट यू मस्ट हैव न्यू शेयर्स ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। भाई उसी रिमेनिंग पार्टनर्स के न्यू शेयर को तुम लिखते हो रेशो फॉर्म में, न्यू रेशो निकालने के लिए। तो यहाँ भी तुम्हें अब पता लगाना पड़ेगा कि बी के चले जाने के बाद बी के शेयर को ए और सी ने एक्वायर जब किया तो उनका शेयर कितना हो गया। तो पहले पता लगाओ ए का कि न्यू शेयर कितना आएगा, ए का और सी का। ऊपर देखो कितना ए का पहले से था, कितना है 4/9 और कितना पाया सी बी से, ऐड कर दो कितना आएगा, ये ऐसा 45 आएगा, ये कितना आएगा 5 4 जाओ 20, ये आएगा कितना 9, कितना ऐड करो अपॉन में, इसको रखे रहो। सी का चेक करूँ कितना सी का ओल्ड है 2/9, कितना उसने पाया है बी से, तो इसमें इसका कितना आएगा, इसे हम 45 आएगा, ये आएगा 5 2 जाओ, ये आएगा 3 से 2 जाओ 16 अपॉन में। ये जो तुमने सॉल्व किया ये हमारा क्या आ गया, उनका इंडिविजुअली न्यू शेयर्स। तुम्हें इसको लिखना है न्यू रेशो फॉर्मेट में, सिर्फ न्यू रेशो के स्ट्रक्चर लिख दो, तो तुमको ए का और सी का न्यू रेशो मिल जाएगा। कितना ए का था 29 अपॉन 45 और कितना बी का है, जस्ट बिकॉज बेस सेम है तो कितना बचा ऊपर, और ऊपर मैंने बता दिया कि जी आर तुम्हारा एज ए डायरेक्ट के तौर पे मिल ही गया है, जस्ट बिकॉज तुम्हें एक्वायरिंग प्रपोर्शन बता दिया था। देखो यहाँ पे कोई वो नहीं था, क्या बोलते हैं, कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन था, कैसा कंडीशन था कि वो अपने रिटायर्ड पार्टनर अपने शेयर को इक्वली देकर जा रहा है। यहाँ भी कंडीशन था, इसको केस 3 कह सकते हो, जहाँ पे वो जो रिटायर्ड पार्टनर है वो अपने शेयर को नॉट इक्वली अदर देन इक्वल कोई और स्पेसिफिक रेशो में देके जा रहा है। प्रोसेस दोनों का सेम था, और देखो मैंने मिक्सअप ना होने पाया तो ये ग्रीन से तो ये ब्लैक से लिखा हुआ है, मर्ज मत कर देना। दोनों का प्रोसेस सेम था, बस फर्क क्या है, वहाँ पे इक्वली देके जा रहा है, यहाँ पे इक्वल के बजाय थोड़ा अलग वे में देके जा रहा है। अच्छा बताओ 3:2 में बड़ा कौन है, 3:2 में बड़ा कौन है 3। तो इसका मतलब जो बी है वो ए को अपना शेयर का अधिक हिस्सा देके जा रहा है और सी को थोड़ा कम देके जा रहा है।
तो ये होता है, मतलब क्या पता बी का फेवरेट ए हो रहा होगा, तो उसने कहा हम इक्वल नहीं देंगे, हम ए को अधिक देंगे, सी को कम देंगे, तो ये होता है। यहाँ लिखा है 3:2, क्या पता लिखा होता 1:4, 1:4, मतलब बी अपने शेयर का 4 वाला पार्ट, मतलब 80% वाला पार्ट सी को देके जा रहा है, तो ये ऐसे बदल सकता था। अच्छा, यहाँ तो सब एक्वायरिंग था ना। अब ये क्वेश्चन 6 पढ़ो। देखो मैंने क्वेश्चन वही से पिकअप किया है जो या तो एकदम नया है, कुछ सिखाने लायक है, या रिपीटेशन नहीं है। क्वेश्चन 6 भी जो है इसको तुम केस 4 कह सकते हो। क्यों? यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, मैंने लिखा नहीं है क्या? अच्छा नहीं, ये केस 4 हमारा नया नहीं है, मैंने वो सवाल लिखा ही नहीं क्या? कैसे भूल गए, बता रहे। क्वेश्चन 7 नहीं लिखे हम। बहुत बढ़िया, मुझे 6 के बाद क्वेश्चन 7 लिखवाना था। ये हमारा कोई केस नहीं है, ये तो सिंपल है। ये जो मैंने पीछे पढ़े वही सब केस है सर। क्वेश्चन 7 जो है, जो मैंने 11 लिख दिया गलती से पहले, टाइम अगर होगा तो मैंने 7 पहले कराएंगे हम, फिर 11 पाएंगे हम। तो पहले 6 देख लो। अच्छा, ये कोई केस नहीं है, सिंपल सवाल है। क्या लिखा है? 3 पार्टनर्स 2-1, हिज शेयर इंटायरली टेकन बाय जेड, मतलब कि वाई कलर का फेवरेट पूरा जेड रहा होगा, उसने एक्स को कुछ देना ही नहीं चाहा, तो ये भी नौबत आ सकता है। तो ऐसे केस में बहुत सिंपल हो गया, यहाँ जो है गेनिंग रेशियो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 100% गेन कौन कर रहा है? जेड। दूसरी बात, जब तुम्हें न्यू रेशियो निकालने की बात आएगी, न्यू रेशियो, तो एक्स का जो ओल्ड था वो तो रह गया सेम, जब उसको कोई शेयर मिला ही नहीं है रिटायर्ड पार्टनर का, तो उसका ओल्ड ही रह जाएगा न्यू शेयर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, तुमसे कहें अगर इसका निकालो न्यू रेशियो, तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड न्यू शेयर्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स जो रिमेनिंग है। उस रिमेनिंग में न्यू शेयर जब निकालते हो रिमेनिंग पार्टनर्स का, तो एक्स का जो ओल्ड था दैट इज 2/5, वो उसका न्यू अभी भी रह जाएगा। क्यों? क्योंकि रिटायर्ड पार्टनर ने अपने शेयर का कोई भी हिस्सा उसको दिया ही नहीं है, तो जो उसका पहले से था वही इसका अभी भी रह जाएगा न्यू शेयर के टाइम पे, तो उसका तो मिल गया एक झटके में। बस तुम्हें किसका निकालना है? जेड का। जेड ऐसे निकालें, जितना जेड का पहले से था दैट इज उसको कंप्लीटली मिल गया वाई का शेयर। यहाँ वाई शेयर क्या है, क्या नाम? 2/, मतलब वाई ने अपने शेयर को टोटली देके चला गया, तो जितना वाई का शेयर यहाँ तुम पता लगाए 2/5, उसको डायरेक्टली पूरा दे दो किसको? जेड को। सॉल्व करो, कितना गई है? 3/5 बेस सेम है, तो आएगा 3/5। तो हमारे पास एक्स का और वाई जेड का क्या मिल गया? न्यू शेयर्स मिला। मतलब सब कुछ हो जाने के बाद, मतलब उस वाई के चले जाने के बाद एक्स का जेड का कितना अब शेयर है अलग अलग, वो पता लगा लिए। एक्स का सेम रह गया था, वाई का तुमने ऐड कर दिया। अब इसको लिखो न्यू रेशियो के स्ट्रक्चर में उनका न्यू शेयर पाने के लिए, तो 2/5 = 3/5, जस्ट बिकॉज बेस सेम है, तो 2:3 कितना आएगा? ये हमारा आ गया न्यू रेशियो। हम तुम्हें सब पता है सवाल क्यों लगवा रहे हैं? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। केस 1, 2, 3 के बाद ये लिख दिए, ये तुम्हारे छोड़ दें क्या? ये आप जो लोग कल किए थे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 जो मैंने कराया था, जिसमें कि बस वो क्रॉस करके पता लगाना था, बट तुम लोग के लिए मैंने क्या किया था, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन के लिए मैंने उस ओल्ड को न्यू से माइनस करके GR कैसे निकालते हैं ऑफिशियली फॉर्मूले के बिहाफ पे कल लगवाया था एक सवाल। चलो 11 देख लो। अच्छा, फिर उसके बाद 7 लगाया जाएगा अगर टाइम बचेगा। हमारे पास अगेन 3 पार्टनर्स हैं, नाम दिया है आशीष, नमीश एंड अमन। ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो सिर्फ, ये हमारा बहुत बड़ा टास्क नहीं है, तो 1 मार्क्स का बस खेल है। बड़े सवाल में इसका सिर्फ एज अ हिस्सा बनकर आएगा, तो इसको बस प्रैक्टिस का आगे बढ़ना है। 3 पार्टनर्स आशीष, नमीश एंड अमन, रेशो दिया है। अगेन ये लिखा हुआ है फ्रैक्शन फॉर्म में ना, तुम लोग क्या करें, इसको थोड़ा इसको रीअरेंज कर ले, और जब रीअरेंज करेंगे कुछ ऐसा बन जाएगा, बेस सेम रहेगा इसका, तो 2, 2, 1 कितना आया? ये हमारा आ गया इसका ओल्ड रेशियो। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना बनता था, तो ओल्ड मिल गया। अब तुम्हें क्वेश्चन में उसका न्यू भी दे दिया है, बट वो भी लिखा है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसको सिंप्लीफाई करो। जब सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ गई है? ये आएगा तुम्हारा 3:1। तो हमारे पास दोनों दे दिया है, ओल्ड और न्यू। अब ये तुमको मैंने चैप्टर 3 सिखाते हुआ आया कि जब भी तुमको ओल्ड और न्यू दे, इसका मतलब वहाँ पे SR चैप्टर 3 में या यहाँ पे GR निकालना ही पड़ेगा तुमको, और विथ फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला लगा के। आलिया फॉर्मूला याद लो क्या था, बताया था मैंने, गेनी रेशियो फॉर्मूला क्या था? हाँ, न्यू NR माइनस में
OR। और इसको सॉल्व करते वक्त ध्यान देना कि सॉल्व करते वक्त अगर हमारा प्लस में आ जाए तो इसमें क्या बोलेंगे, प्लस मीन्स NR बड़ा है, और NR बड़ा मतलब क्या होता है, उसको मिला होगा तब ना उसका NR बड़ा होगा, तो विच मीन्स इसने गेन किया होगा। और इफ माइनस में आ गया तो, और एक बात, जो रिटायर करता है उसका कभी मत चेक करना कि वो गेन किया कि नहीं किया, बिकॉज वो तो ऑलवेज सेक्रीफाइस किया है भाई, वो तो जा रहा है ना, तो अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, तो उसका मत चेक करना गेनिंग प्रपोर्शन, वो तो हमेशा सेक्रीफाइस ही किया है। तुम्हें चेक करना होता है किसका, जो पार्टनर्स रह गए हैं, बिकॉज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है वही बेचारे, नॉट बेचारे, वही लोग या तो गेन किए होंगे या फिर सेक्रीफाइस किए होंगे। चलो चेक करते हैं आशीष का। नोटिस किया मैंने एक बात बोल दी अभी मजाक मजाक में कि वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं या तो वही गेन किए होंगे, बट सम केसेस में वो सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं। हाँ मतलब इसके जाते वक्त अमन भी कुछ सेक्रीफाइस कर दिया और आशीष डबल गेन कर गया, ये भी नौबत आ सकता है, वो क्वेश्चन अभी आगे आएगा वहाँ दिखाएंगे हम, बट मोस्टली अभी गेन होने वाला है। तो यहाँ पे चेक करो पहले आशीष का कि इसने कितना गेन किया होगा, तो फॉर्मूला क्या है, NR माइनस OR। आशीष का यहाँ देखो, आशीष का न्यू कितना है 3/4 और इनका ओल्ड कितना है 2/5। अच्छा रुक जाओ थोड़ा, तुम लोग को पहले वो ना लगने पाए और उसमें पूरा एकदम मिक्सअप ना लगने पाए, तो पहले रब कर दें हम। देखो हमने ऊपर सिंप्लीफाई करके उन तीनों का मतलब आशीष का, नमीस का और अमन का, इन तीनों का रेशियो पता लगाया 2:1 विच इज देयर ओल्ड रेशियो, है ना। एंड नेक्स्ट किसका था, हाँ आशीष का और अमन का NR हमने कितने निकाला था 3:1, ये दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ था। तुम्हें पता लगाना है सिर्फ कौन कितने से गेन किया है, गेनिंग रेशियो पूछा है ना, तो चेक करो पहले आशीष का, बिकॉज दोनों में कॉमन है वो। तो आशीष का अगर मुझे चेक करना है गेनिंग रेशियो, फॉर्मूला था न्यू माइनस ओल्ड, कितना न्यू इनका है 3/4, कितना इनका ओल्ड है 2/5, माइनस करो ऐसे 20 आएगा, ये आएगा 5, 5 3 जाओ 15, ये आएगा 4, 4 2 जाओ कितना आएगा, माइनस करो 7/20। चेक करो अमन का भी, अमन का कितना है न्यू हमारे पास 1/4, कितना इनका ओल्ड है 1/5, ये आएगा तुम्हारा 5, 5 1 5, 4 4 1 4 विच कम्स प्लस में 1/420। क्या गिरा है वो, तो हमारे पास बेसिकली सबका मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स का मिल गया, क्या क्या मिल गया, उनका न्यू मतलब कितने से वो गेन किए हैं, हमें गेनिंग अमाउंट मिल गया। ध्यान देना जब माइनस कर फॉर्मूला लगा के यू आर नॉट गेटिंग द गेनिंग यू कैन से रेशियो, ये मैंने गलत लिखा है, इसको तुम गेनिंग अमाउंट कह सकते हो कि एक्चुअली हम लोग इस फॉर्मूले के थ्रू कौन कितने से गेन करता है, गेनिंग अमाउंट वो जान पाते हो। लेकिन अब ये पता लगा लीजिए जब कि कौन कितने से गेन किया, बिकॉज प्लस है तो दोनों ने ही गेन किया है। अब तुम्हारा लास्ट स्टेप क्या है, इनके इस गेनिंग अमाउंट को लिखो रेशियो फॉर्म में, आशीष के और अमन के, जब लिखोगे तो तुम्हारा आ जाएगा उस उनका गेनिंग रेशियो। बेस सेम पहले से था, कितना आया, ये जितना तुम अप्रोच सीख रहे हो ये सब तुम लोग के बड़े सवाल में काम आने वाला है। अब एक मेरा सवाल है, क्या तुम लोग किताब नोटिस करते हो, बुक में क्वेश्चंस देखते हो कि हम जब बोर्ड पे क्वेश्चन लिखते हैं और जो बुक में क्वेश्चन दिया होता है कुछ डिफरेंस रहता है। स्टार्टिंग के करीब 7-8 सवाल तक कहीं पे भी GR नहीं पूछ रहा था, वहाँ पे सिर्फ NR पूछ रहा था। और मैंने क्या किया तुम लोग साथ, तुम्हें जानबूझ के NR निकालते निकालते GR बताया, क्योंकि वही दोनों एक साथ तुमसे पूछेगा। फोकस पहले बुक में कराया NR पे, और क्वेश्चन नंबर 8 के बाद या 8 9 जो भी क्वेश्चन था बता रहे कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 10 तक जब पहुँच जाओगे ना, क्वेश्चन नंबर 9 तक, तो क्वेश्चन 9 ऑनवर्ड्स देखोगे ना, तो उसमें तुम्हें क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 से मतलब उसमें दोबारा NR तो पूछ ही रहा है, अब उसमें ऐड कर दिया कि गेनिंग रेशियो भी निकालो। तो हम कह रहे हैं वहाँ सीखते क्वेश्चन नंबर 10 से सीखते, इससे बेटर क्या है तुम 1 से ही सीख लो, बहुत सेम सवाल तो है। और तरीका दोबारा जान लो, जब इन्फॉर्मेशन नहीं होता है तो NR निकालना आसान, GR भी निकालना आसान, बस वही क्रॉस करके मिल जाता है दोनों। अगर क्वेश्चन केस 2 में एक्वायरिंग कितने प्रपोर्शन में हो रहा है
यहाँ इक्वल कहते हैं, यहाँ पे इक्वल की वजह कुछ दूसरा रेशो दिया होता है। इफ इस तरह अगर मेंशन्ड है वही हमारा जीआर होता है। बस एनआर पे थोड़ा सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है निकालते वक्त। ये जो था जहाँ पे तुमको जीआर निकालना ही पड़ा फॉर्मूला लगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओल्ड और न्यू बोथ अवेलेबल था। एक हमारा फोर्थ केस भी है, हालांकि फोर्थ केस कहने को है, बस वहाँ पे वर्ड लिख दिया है सरेंडर। जो अभी तक तुमने बेसिकली एक्वायर वर्ड सुना था वहाँ पे सरेंडर वर्ड यूज़ कर दे रहा है, बाकी अप्रोच कॉन्सेप्ट वही है। मेरे पास स्पेस नहीं है तो हम क्वेश्चन नंबर 7 अभी कराएंगे, रोक दें? उतारो, देखे भाई टाइम कितना हुआ है। चलो ठीक है, टाइम भी हो चुका है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हम तुम लोग के लिए एक पहले बता के क्लास वाइंड अप करते हैं। ये देखो पहले क्या लिखा मैंने टॉप पे, क्या लिखा है? मतलब इस चैप्टर में एनआर पे और जीआर पे तुम काम कर रहे हो टिल क्वेश्चन 17 तक। याद करो चैप्टर 3 याद है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 19 तक वहां पे कहाँ पे किस पे टॉपिक था बताओ? क्वेश्चन नंबर 1 से 19 तक तुम्हारे चैप्टर 3 में न्यू बुक में जो टॉपिक्स थे किस पे थे? एनआर पे एसआर पे थे। और वो हेल्प कितना किया लास्ट क्वेश्चन तक लगाते लगाते, है ना? वो दो अप्रोच जो तुमने सीखा था वहाँ पे एनआर एसआर, यहाँ वही है। यहाँ भी तुम्हें 1 से लेके 17 तक बहुत सारा सवाल दे दिया है सिर्फ दो टॉपिक को सिखाने के लिए बार बार, कि भाई हर बार रिटायर हो रहा है या हर बार डेथ हो रहा है पार्टनर का, इन दैट केस एनआर कैसे निकालोगे इन सब सिचुएशंस में। 4 ही केस हैं, 3 बता पाए हैं, एक जो चौथा केस सरेंडर वाला है बिलीव मी पूरा सेम है। एक तुम्हें हिंट देते हैं, हम क्वेश्चन लगवाएंगे नहीं हम। ये बताओ, इधर आ जाओ, इसमें यहाँ पे तुम्हें बताया था कि एक्वायरिंग रेशियो, कि वो रिटायर्ड पार्टनर अपने शेयर को किस तरह उनको दे के जा रहा है, रेशियो दिया था ना। और ये रेशियो को तो तुम ब्रेक किए तो क्या बनकर आया था? कुछ ऐसा बना था, तो लिखा हुआ है कि भाई बी अपने शेयर का, ये जो था पहला वाला, बी अपने शेयर का 3/5 ए को दे रहा है, बी अपने शेयर का 2/5 किसको दे रहा है? सी को। ये था ना, वहां भी सेम था कि इसमें कहाँ गया, ये रहा, एक्स अपने शेयर का 1/2 वाई को दे रहा है, उल्टा बोल गया सॉरी, एम अपने शेयर का 1/2 एल को दे रहा है, एम अपने शेयर का 1/2 ओ को दे रहा है। तो ये जो रेशो एक्वायरिंग था वो यही हिंट करता है कि इतना वो दे के जा रहा है। हम इसको अगर इस तरह बोले होते हैं, बस बहुत ध्यान देना, हम ये ना लिख के ऐसे कहे होते हैं कि बी अपने शेयर का, इसमें देखो, बी अपने शेयर का 3/5 सरेंडर कर रहा है ए के लिए। मतलब ये ना बोल के मैंने क्या बोल दिया, बी अपने शेयर का 3/5 सरेंडर कर रहा है ए के लिए, बी अपने शेयर का 2/5 सरेंडर कर रहा है सी के लिए। क्या फर्क हुआ भाई? हम सरेंडर कह दें या एक्वायरिंग रेशो देके वहां से भी वही पिकअप कर ले, बात तो ही हो रहा है ना। सरेंडर मतलब वही हुआ कि वो इतना दे के जा रहा है, या वो इतना वो एक्वायर वो लोग कर रहे हैं इस प्रपोर्शन में, तो बात वही निकल रहा है ना। हाँ बस एक चीज है, एक्वायरिंग में तुमको दिख रहा था और तुम उसको एक झटके में जीआर बोल पा रहे थे। अब जब हम सरेंडर वर्ड बोल रहे हैं कि भाई बी ने अपने शेयर का 3/5 दिया है किसको? ए को, बी अपने शेयर का 2/5 दिया है सी को। तो ऐसे केस में जब जीआर निकालोगे तो उसका तरीका बहुत सिंपल है, ये जो सॉल्व करने पे आता है जिसको तुम गेनिंग अमाउंट कहते हो फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको लिखो इन रेशो फॉर्म में 15, ये दोनों बेस सेम आएगा, जो भी बेस सेम करना, जो वहां से मिलेगा रेशियो दैट विल बी योर जीआर। यहाँ भी देखो ना 1/7 पास ला दो रेशो फॉर्म में, 7 कट जाएगा, कितना आएगा 1 यहाँ भी अगर सेम पास लाओगे ना 1/5 को एंड क्या था 2/15 को, दोनों बेस सेम करो, ये आएगा 3, ये आएगा 2, कितना आया? और ये मेरे को आंसर भी था 3:2। तो मतलब जब सरेंडर वाला कंडीशन तुम्हारे क्वेश्चन में देता है तो वहाँ पे तुम्हें जीआर थोड़ा निकालना पड़ता है, इतना थोड़ा मेहनत करके, जो तुम यहाँ डायरेक्टली बोल पा रहे तो वहाँ नहीं बोल पाओगे। वहाँ पे सरेंडर इतना फ्रैक्शन ऐसे बोला होता है, बाकी प्रोसेस 100% यही है। मैंने हिंट इसलिए किया ताकि तुम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कल एक बार ट्राई करके आना, नहीं लगा पाते हो बताएंगे। और 7 करवाने के बाद ये देखो, ये कौन क्वेश्चन था 11। हम लोग कहाँ तक बात किए हैं कि 2 टॉपिक कहाँ तक है, टिल 17 तक में जितना मुझे सवाल लगेगा और करवाने के लिए कल का एक क्लास और डेडिकेट करेंगे
इन 2 टॉपिक पे फाइनलाइज करने के लिए, ताकि जब थर्ड हमारा लेक्चर कल के बाद का है, फोर्थ लेक्चर, वहाँ पे नया टॉपिक जुड़ेगा, और जुड़ेगा मतलब ये सब दोबारा आएगा, उसमें और टॉपिक ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, चलो इसको उतार लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्वेश्चन थोड़ा लगाना, टिल 17 तक ट्राई करना। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड धन्यवाद।